द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हाल ही में लागू हुए जीएसटी 2.0 सुधारों की। ये 3 सितंबर 2025 को घोषित हुए थे और अब मतलब 22 सितंबर से प्रभावी भी हो गए हैं। इन सुधारों का एक आप कह सकते हैं बड़ा मकसद है टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना, घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट देना और साथ ही जो बाहरी आर्थिक दबाव हैं जैसे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है उसका मुकाबला करना। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जीएसटी 2.0 सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वाकई में एक पॉजिटिव टर्न साबित होंगे या फिर इनसे जुड़ी जो चुनौतियां हैं खासकर राज्यों के रेवेन्यू और छोटे बिजनेस पर जो असर पड़ेगा क्या वो फायदों पर भारी पड़ सकती हैं। मेरा मानना है कि ये सुधार न केवल जरूरी थे बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत सही कदम है। और मेरा मत इससे थोड़ा सा अलग है। मैं समझती हूँ कि सुधारों की मंशा अच्छी हो सकती है, पर मैं उन जोखिमों और चुनौतियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी जो इनसे जुड़े हैं। ख़ास तौर पर राज्यों की जो वित्तीय हालत है और जो छोटे व्यवसाय हैं उन पर क्या बोझ पड़ सकता है उस नज़रिए से। और हाँ, ये पूरी चर्चा जो उपलब्ध सोर्स मटेरियल है उसी पर आधारित है। बिल्कुल। तो मेरे विचार में जैसा मैंने कहा इन सुधारों का सबसे बड़ा फायदा है जीएसटी प्रणाली का सरलीकरण। पहले जहां आपको याद होगा 4 टैक्स स्लैब थे 5%, 12%, 18% और 28%, अब उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया है 5%, 18% और एक नई दर 40%। ये संरचनात्मक रूप से आप देखें तो ज्यादा स्पष्ट है और इससे भी अहम बात 18% का एक स्टैंडर्ड रेट बनाया गया है जो ज्यादातर चीजों और सेवाओं पर लागू होगा। इससे क्या होगा कि बिजनेस के लिए अनुमान लगाना आसान होगा और किस चीज पर कौन सा टैक्स लगेगा इस पर जो इतने विवाद होते थे वो कम होंगे। साथ ही ये व्यवस्था प्रोग्रेसिव भी है, मतलब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे पैकेज्ड फूड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स उन पर 5% की निचली दर है, जबकि सिगरेट, महंगी गाड़ियां या जो मीठे पेय हैं जिन्हें सिन गुड्स कहते हैं उन जैसी विलासिता या हानिकारक चीजों पर 40% की ऊंची दर है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में टैक्स दरों में कटौती की गई है जिससे आम आदमी और इंडस्ट्री दोनों को ही राहत मिलेगी। जैसे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। फिर मध्यम वर्ग की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए 1500 सीसी तक की कारें और 350 सीसी तक की बाइक्स, इन पर टैक्स 28% से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। इसी तरह घर बनाना सस्ता हो इसके लिए सीमेंट और स्टील पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। आम लोगों के लिए 2500 रुपए तक के जूते और कपड़ों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज पर तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा जो कि पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा है। मेरा मानना है कि इन कटौतियों से कंजम्पशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी, खासकर जो आने वाला फेस्टिव सीजन है उसमें। शुरुआती अनुमान तो यही है कि इससे जीडीपी में करीब 7.5 से 8% की वृद्धि हो सकती है और महंगाई दर मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन उसमें भी करीब 1.1% तक की कमी आ सकती है। और ये कदम अमेरिकी टैरिफ के जो नेगेटिव असर हैं खासकर टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में उसे कम करने में भी मदद करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। और सिर्फ डरे ही नहीं, कंप्लायंस को भी बेहतर बनाने पर जोर है। नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS, जहां हर इनवॉइस लगभग रियल टाइम में सरकारी पोर्टल पर दर्ज और वेरीफाई होगा और इनवॉइसिंग की जो लिमिट है उसे 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ टर्नओवर तक लाना। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। जो हाई रिस्क मामले हैं उनमें बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन से फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। ये सब मिलकर मुझे लगता है भारत में बिजनेस करना आसान बनाएंगे और हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को सुधारेंगे। हाँ, आपकी बातों में दम है। खासकर जो उपभोक्ताओं को फौरी तौर पर राहत मिल सकती है वो पहलू महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इन सुधारों को लेकर उतनी आशावादी नहीं हूँ सच कहूँ तो। पहली बात सरलीकरण की। ठीक है, 4 से 3 स्लैब हो गए, पर क्या ये वाकई में सरल है जब आपने एक बिल्कुल नई 40% की इतनी ऊंची दर बना दी है? ये दर इतनी ज्यादा है कि ये कुछ सेक्टर्स में तो मांग को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है या फिर जैसा मैं शायद बाद में कहूंगी टैक्स चोरी को बढ़ावा दे सकती है। और क्या 18% की एक स्टैंडर्ड दर हर तरह की वस्तु और सेवा के लिए न्याय संगत है? हो सकता है कुछ जरूरी चीजें जो पहले 12% स्लैब में थी वो अब महंगी हो जाएं।
दूसरी और मेरी सबसे बड़ी चिंता राज्यों के रेवेन्यू पर पड़ने वाला असर है। देखिए, दरों में इतनी सारी कटौतियां की गई हैं, ये सीधे सीधे राज्यों के जीएसटी कलेक्शन को कम करेंगी। और ये चिंता इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि केंद्र सरकार जो राज्यों को रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए मुआवजा उपकर देती थी, कंपनसेशन सेस, जो कुछ खास चीजों जैसे सिन गुड्स पर लगाकर इकट्ठा किया जाता था और राज्यों को दिया जाता था, वो अब लगभग खत्म होने वाला है। शायद दिसंबर 2025 के बाद ये सिर्फ तंबाकू उत्पादों पर ही रहेगा। तो ऐसे में राज्यों के पास पैसे की कमी होगी। और हम देख भी रहे हैं, कई राज्य अब शराब पर वैट, प्रॉपर्टी टैक्स या स्टैंप ड्यूटी जैसे दूसरे टैक्स बढ़ाने पर या तो विचार कर रहे हैं या बढ़ा भी रहे हैं। ये तो जीएसटी की जो मूल भावना थी, एक राष्ट्र एक कर, उसी के खिलाफ है। और आखिर में बोझ तो आम आदमी पर ही आएगा, किसी न किसी रूप में। तीसरी बात, छोटे और मझोले उद्यम यानी एसएमईज, उन पर कंप्लायंस का बोझ बढ़ना तय है। ई इनवॉइसिंग की लिमिट घटाकर 5 करोड़ टर्नओवर करना, ये बहुत सारे छोटे कारोबारियों को इसके दायरे में ले आएगा। अब उनके पास इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी, स्टाफ या शायद उतना पैसा न हो। और ये जो नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS है, वो भी उनके लिए एक और तकनीकी और शायद खर्चीली चुनौती पेश करेगा। चौथी बात, जैसा मैंने पहले इशारा किया, लग्जरी आइटम्स जिनमें 4,500 रुपए से महंगे कपड़े भी शामिल हैं, उन पर 40% की भारी भरकम दर, ये संगठित क्षेत्र के कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती है। लोग टैक्स बचाने के लिए बिना बिल के असंगठित बाजार से खरीदारी को तरजीह दे सकते हैं। इससे टैक्स चोरी बढ़ेगी, सरकार का रेवेन्यू घटेगा और क्वालिटी कंट्रोल का तो सवाल ही नहीं उठता। पांचवी बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचे ही पहुंचे। कंपनियां अक्सर ऐसे मौकों पर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेती हैं। इसलिए महंगाई में 1.1% कमी का अनुमान मुझे थोड़ा ज्यादा ही आशावादी लगता है। और आखिर में ये जो नई व्यवस्थाएं हैं, इनको लागू करने में कंपनियों को काफी शुरुआती दिक्कतें आएंगी। सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग है, वगैरह वगैरह। और हाँ, एक और बात, जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स के लिए बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन की बात है, उससे प्राइवेसी यानी निजता को लेकर भी सवाल उठते हैं। आपने कई महत्वपूर्ण चिंताएं उठाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें एक अलग नजरिए से देखना भी जरूरी है। पहले सरलीकरण की बात करते हैं। देखिए, स्लैब की संख्या 4 से 3 करना ये वर्गीकरण के कई झगड़ों को सीधे सीधे खत्म करेगा। 18% का एक मानक दर होने से पारदर्शिता बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, IMS और ई इनवॉइसिंग जैसी नई तकनीकें अपनाने में शुरुआती मेहनत लगेगी, ये मैं मानता हूं। IMS का मतलब है कि हर B2B इनवॉइस लगभग तुरंत सरकारी सिस्टम में दिखेगा। इससे क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान आसान होगा और जो लोग फर्जी बिल बना के टैक्स चुराते हैं, उन पर नकेल कसी जा सकेगी। ये लंबी अवधि में कारोबारियों के लिए ही फायदेमंद है। उनका कागजी काम कम होगा, रिफंड जल्दी मिलेगा। जहां तक GSTN पोर्टल की क्षमता का सवाल है, तो देखिए, ये लगातार अपग्रेड हो रहा है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसे इस बढ़े हुए लोड के लिए तैयार किया गया है। मैं मानती हूँ कि लंबी अवधि में शायद कुछ फायदे हों, लेकिन आप शायद इस बात को कम आंक रही हैं कि ये जो कंप्लायंस की जटिलता का बोझ है, वो अब सीधे सीधे छोटे कारोबारियों पर आ गया है। 5 करोड़ रुपए की सीमा मेरे हिसाब से बहुत कम है। कई छोटे व्यापारी जो शायद अभी तक सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें अब ई इनवॉइसिंग के लिए नए सिस्टम, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और शायद नए स्टाफ में भी निवेश करना होगा। क्या उनके पास इसके लिए पूंजी और समय है, खासकर अभी के आर्थिक माहौल में? और मैं फिर से उस 40% दर का सवाल उठाऊंगी। क्या ये व्यावहारिक है? क्या इससे सरकार को सच में ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा? मुझे तो डर है कि ये महंगी वस्तुओं के लिए एक बड़े ग्रे मार्केट को जन्म दे सकता है। और GSTN पोर्टल की बात, अतीत में हमने देखा है कि जब भी बड़े बदलाव हुए हैं, उसमें दिक्कतें आई हैं। क्या हम वाकई इतने आश्वस्त हो सकते हैं कि इस बार सब कुछ एकदम सुचारू रूप से चलेगा, जबकि IMS, बायोमेट्रिक डेटा और बढ़ी हुई ई इनवॉइसिंग का तेहरा बोझ उस पर पड़ने वाला है? देखिए, किसी भी बड़े बदलाव में शुरुआती दिक्कतें आती ही हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को देखना होगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर,
खपत में बढ़ोतरी बनाम राज्यों के राजस्व का जोखिम। मेरा तर्क ये है कि ये जो टैक्स कटौतियां हैं ये बहुत सोची समझी हैं। ये उन सेक्टर्स को टारगेट करती हैं जहां खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होता है, जैसे कि मध्यम वर्ग की जरूरतें और उनकी आकांक्षाएं, कपड़े, जूते, बाइक, छोटी कारें और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सीमेंट, स्टील सस्ता होने से ये मांग में बढ़ोतरी लाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। जीडीपी पर जो 0.8% का अनुमानित असर है और महंगाई में कमी, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से संजीवनी का काम कर सकते हैं, खासकर जब हमें अमेरिकी टैरिफ जैसे बाहरी झटकों का सामना करना पड़ रहा है। डोमेस्टिक डिमांड को मजबूत करना इस समय बहुत जरूरी है। राज्यों के राजस्व की चिंता जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन ये फैसले जीएसटी काउंसिल में लिए गए हैं, जहां केंद्र और सभी राज्य मिलकर निर्णय लेते हैं। यह सहकारी संघवाद का ही तो प्रमाण है। और उम्मीद ये है कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, टैक्स कंप्लायंस बेहतर होगा, तो कुल टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, जिसका फायदा आखिरकार राज्यों को भी मिलेगा। सहकारी संघवाद सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मुआवजा उपकर खत्म होने के बाद राज्यों के हाथ सचमुच खाली हो रहे हैं। क्या केंद्र के पास राज्यों की इस घटती आय की भरपाई के लिए कोई ठोस, कोई लॉन्ग टर्म योजना है, सिवाय इसके कि हम उम्मीद करें कि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ेगी? और ये उम्मीद कितनी यथार्थवादी है जब दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई दे रही है? और क्या खपत बढ़ने के जो अनुमान हैं उनमें इन बाहरी जोखिमों का ध्यान रखा गया है? आप कह रहे हैं कि राज्य काउंसिल में सहमत थे। जी थे तो सही, पर अब वही राज्य अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब पर, पेट्रोल पर, प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये तो जीएसटी के मूल सिद्धांत पर ही चोट है। ये तो एक तरह से टैक्स पर टैक्स वाली स्थिति वापस ला रहा है और जो एक समान राष्ट्रीय बाजार बनाने का लक्ष्य था उसे कमजोर कर रहा है। इससे तो फिर वही होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें, जिसे जीएसटी हटाना चाहता था। हाँ, राज्यों द्वारा अन्य टैक्स बढ़ाना आदर्श स्थिति नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये शायद एक टेम्पररी उपाय हो जब तक कि जीएसटी राजस्व थोड़ा स्थिर नहीं हो जाता। खैर, अब तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण बनाम असंगठित क्षेत्र पर असर। मेरा मानना है कि ये सुधार औपचारिकीकरण को, फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। कैसे? देखिए, जब जरूरी चीजों और कम कीमत वाले सामान जैसे 450 रुपए तक के कपड़े या जूते, उन पर टैक्स दर कम होगी, सिर्फ 5%, तो संगठित क्षेत्र के व्यापारियों के लिए टैक्स चुकाना आसान होगा और ग्राहकों के लिए भी बिल लेकर खरीदना ज्यादा आकर्षक। साथ ही आईएमएस और ई इनवॉइसिंग जैसी प्रणालियों से बिना बिल के कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। हर लेन देन पर नजर रखना आसान होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पिछला रिकॉर्ड थोड़ा संदिग्ध है। ये फर्जी कंपनियां बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाने वालों पर रोक लगाएगा। ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और औपचारिक बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ मेरा मत फिर थोड़ा अलग है। आप कम कीमत वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो जो 40% टैक्स वाली महंगी चीज़ें हैं, उनका क्या? क्या आपको नहीं लगता कि इतनी ऊंची दर लोगों को बिना बिल के, यानी असंगठित क्षेत्र से खरीदने के लिए उकसाएगी? सोचिए, एक महंगा फ़ोन है या डिज़ाइनर कपड़े हैं या कोई और लग्जरी आइटम, अगर 40% टैक्स बचता है तो बहुत से लोग ग्रे मार्केट की तरफ जाएंगे। इससे क्या होगा? संगठित क्षेत्र के जो ईमानदार व्यापारी हैं वो नुकसान में रहेंगे और सरकार को भी टैक्स नहीं मिलेगा। तो जहां एक तरफ आप औपचारिकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शायद आप एक नए तरह के अनौपचारिक बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं, अनजाने में ही सही। और जहां तक एसएमईज का सवाल है, ये जो कंप्लायंस का बढ़ा हुआ खर्च और जटिलता है, भले ही आप कहें कि ये लंबी अवधि में फायदेमंद होगा, लेकिन छोटी अवधि में ये कई छोटी इकाइयों को इतना परेशान कर सकती है कि वे या तो कारोबार बंद कर दें या फिर जानबूझकर अनौपचारिक बने रहने की कोशिश करें ताकि इन झंझटों से बच सकें। क्या हमने इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिया है? देखिए, हर बड़े सुधार की एक कीमत होती है और कुछ शुरुआती बाधाएं आती हैं, ये मानना पड़ेगा, लेकिन हमें दीर्घकालिक फायदों पर ध्यान देना चाहिए। जीएसटी 2.0 का लक्ष्य सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना है। जब लेन देन पारदर्शी होंगे, टैक्स व्यवस्था सरल होगी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप बेहतर होगा।
इससे न केवल घरेलू कारोबार बढ़ेगा बल्कि विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा। ये जो अल्पकालिक चुनौतियां हैं वो महत्वपूर्ण है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। और सरकार को, जीएसटीएन को और जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस है उन सबको मिलकर छोटे व्यवसायों की मदद करनी होगी, शायद ट्रेनिंग देकर या सॉफ्टवेयर के लिए कुछ सब्सिडी देकर। लेकिन इन चुनौतियों की वजह से सुधारों को रोकना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। और जीएसटी काउंसिल में राज्यों की जो सहमति है वो ये दिखाती है कि वे भी लंबी अवधि के फायदों को समझते हैं। इरादे शायद नेक हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर योजनाओं से बहुत अलग होती है। ये जो अल्पकालिक चुनौतियां हैं, ये कुछ राज्यों के लिए वित्तीय संकट और लाखों छोटे व्यवसायों के लिए शायद अस्तित्व का संकट बन सकती हैं। सवाल ये है कि क्या इन बदलावों को अपनाने के लिए पर्याप्त समय, संसाधन और समर्थन दिया गया है? क्या ये जो नई तकनीकें हैं जैसे IMS या वो फ्रॉड पकड़ने वाले AI सिस्टम, क्या वो पहले दिन से ही ठीक से काम करेंगी, या हमें महीनों तक तकनीकी खामियों और भ्रम की स्थिति से जूझना पड़ेगा जैसा पहले भी हुआ है? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में इतनी अनिश्चितता के माहौल में, जब कई देश संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरह के बड़े घरेलू बदलाव करने का ये सही समय था? कहीं ऐसा ना हो कि हम एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने लगें और अर्थव्यवस्था पटरी से ही उतर जाए? इन जोखिमों को मुझे लगता है हल्के में नहीं लिया जा सकता। अंत में मैं यही कहूंगा कि जीएसटी 2.0 जो सुधार एक साहसिक और एक जरूरी कदम है। ये भारतीय कर प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने की एक कोशिश है, इसे सरल बनाने की, कुशल बनाने की और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले जो व्यापक लाभ हैं, जैसे आर्थिक विकास में तेजी, बेहतर टैक्स अनुपालन और बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वो इन शुरुआती बाधाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का निवेश है जिसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। और मेरा निष्कर्ष ये है कि इरादे चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, इन सुधारों से जुड़े जोखिम वास्तविक हैं और गंभीर भी। राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर दबाव, छोटे व्यवसायों पर कंप्लायंस का भारी बोझ और महंगी वस्तुओं के बाजार में जो संभावित विकृतियां आ सकती हैं, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो घोषित लाभों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। ये देखना अभी बाकी है कि क्या ये सुधार वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे या फिर अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम इन पर हावी हो जाएंगे। खासकर मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में हमें बहुत सावधानी से इनके प्रभाव पर नजर रखनी होगी। निश्चित रूप से ये एक जटिल विषय है और दोनों ही पक्षों के तर्कों में वजन है, ये मानना पड़ेगा। इन सुधारों का असली असर तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, उद्योग जगत और राज्य सरकारें ये सब इन बदलावों पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं और इनसे कैसे सामंजस्य बिठाती हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हमारी ये चर्चा उपलब्ध स्रोत सामग्री पर आधारित है। श्रोता चाहें तो इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए उन सामग्रियों को खुद देख सकते हैं और अपनी एक स्वतंत्र राय बना सकते हैं।